हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो विलेन के हिमांक में अवनमन चल रहा था। ठीक है ना, विलेन के हिमांक में अवनमन के बारे में। ठीक, जिसमें हमने उसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट कर लिए, जिसके अंतर्गत हमने विलेन के हिमांक में अवनमन देखा था। और पार्ट बी में हमने देखा कि हिमांक में अवनमन के साथ जो उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक के लिए। ठीक है ना, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हमारा सी पार्ट कंप्लीट होने वाला है ये, ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे कि जिस विलेन का हिमांक में अवनमन हो रहा है, ठीक है ना, उस विलेन के अंतर्गत किसी भी एक घटक का या विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, विलेन के हिमांक में उपस्थित एक घटक कण या विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण। ठीक है ना, कि कोई विलेन है, ठीक है ना, उसके हिमांक में जो अवनमन होगा, ठीक है ना, तो उस अवनमन के साथ में जो विलेन है, उस विलेन के अंतर्गत कोई कण एक रहा, कोई घटक, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं वो विलेय पदार्थ है, तो उसके अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आज हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या रहा है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है ना, कि जैसे कैसे डिफाइन करते हैं मॉलिकुलर मास किसी विलेय पदार्थ का विलेन में। ठीक है ना, जबकि वो किस में है, हिमांक की कंडीशन में है। ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे, माना विलेन में विलेय पदार्थ के W1 ग्राम ब्लैक के W2 ग्राम में घुले हैं। ठीक है ना, मतलब कि W2 ग्राम है ब्लैक के, ठीक है ना, और इसके साथ में W1 ग्राम किसके विलेय के घुले हैं, और इन्होंने एक विलेन बनाया कैपिटल W। ठीक है ना, तब इस विलेन की क्या मूललता, तब इस विलेन की मूललता क्या होगी, तब बता रहा है कि इसकी जो विलेन है उसकी मूललता रहेगी m बराबर विलेय के मूलों की संख्या डिवाइडेड बाय जो विलायक लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी मात्रा कितनी हो, 1000 ग्राम हो। ठीक है ना, 1000 ग्राम हो, तब इस विलेन की क्या है, मूललता को दर्शाने लगेगा विलेन। ठीक है ना, अपनी मूललता के लिए। तो कुछ इस प्रकार से तब कह रहा है विलेन की मूललता m बराबर विलेय के मूलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम में। ठीक है ना, फिर देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे, यदि विलेय के मूलों की संख्या को हम इस प्रकार से दिखाएं कि W1/M1, ठीक है ना, कि विलेय के मूलों की संख्या के लिए दिखा रहा है। ठीक है ना, और ब्लैक का द्रव्यमान 1000 ग्राम में, इसके लिए हमने कहा कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है W2/M2। ठीक है ना, जहां पर M2 1000 के लिए दिखाएगा, 1000 ग्राम के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए फिर। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है आगे, जैसे हम इसको हल करेंगे तो ये वाला इसके साथ में और ये वाला इसके साथ में। ठीक है ना, पहले वाले का W1 दूसरे वाले के M2 के साथ में, ठीक है ना, पहले वाले का M1 दूसरे वाले के W2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर M2 क्या दिखा रहा है, 1000 की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए W1 किसके साथ में, M2 के साथ में, और M2 क्या दिखा रहा है, 1000 के लिए, तो यहाँ पे W1 M2 मतलब 1000। ठीक है ना, और फिर कह रहा है यहाँ का जो M1 है वो किसके साथ में, W2 के साथ में, तो M1 किसके साथ में, W2 के साथ में, किसके साथ, गुणा के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे लिए ये फाइनली वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे, चूंकि विलेन के हिमांक में अवनमन, हमने क्या पढ़ा था, विलेन के हिमांक में अवनमन कि जो भी होगा उनका टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। ठीक है ना, किसी दो विलेन के लिए TF और TS। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अनप्योर है, इनप्योर है, और ये कैसा एक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो इनका डिफरेंस जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। ठीक है ना, यही होता है हमारा क्या, हिमांक में अवनमन तापमान। ठीक है ना, तो यही हमने डेरिवेशन के अंतर्गत देखा था, ये किसके बराबर होता है, विलेन की मूललता और मूलल उन्नयन, मूलल अवनमन स्थिरांक के। ठीक है ना, यहाँ पे KF क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, इसकी क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक, फिर कह रहा है आगे कि यदि हमने देखा है कि विलेन के हिमांक में अवनमन क्या होता है, कि डेल्टा TF बराबर होता है KF.M के। ठीक है, जहाँ पर हमें M इसकी वैल्यू को डिफाइन करना, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस KF को इसके डाउन साइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KF, तो डेल्टा T अपॉन KF, डेल्टा T अपॉन KF, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी,
मोललता m के, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम, मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, m के, और ये वाली वैल्यू जो m है वो किसके इक्वल है, इसके, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे अब, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ कुछ इस प्रकार से होगा, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ को हमने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे केवल डेल्टा टी एफ रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ डॉट W1.1000, ठीक है ना, W2.M1। ये डॉट का मतलब जो है वो क्या है, गुणा, क्रॉस में, ठीक है ना। जहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, क्रॉस, गुणा हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें कहीं पे भी गुणा का निशान लगाना होता है तो हम उसमें डॉट लगा सकते हैं, तो उसका मतलब भी क्या रहता है कि वो गुणा में है, ठीक है ना। और दशमलव का मतलब क्या रहता है कि 2.1, तो यहाँ पे ये दशमलव है, यदि हम 2.1 लिखें इस प्रकार से तो ये क्या दिखाएगा, गुणा के लिए दिखाएगा, ठीक है ना। दशमलव हमेशा नीचे की ओर वरी करता है, और जो मल्टीप्लिकेशन का रहता है वो बीच में रहता है, ऊपर की ओर, दोनों के मिडिल में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ से कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये है, ठीक, के एफ W1.1000 ऊपर की साइड डिवाइडेड बाय में W2.M1। हमें क्या निकालना है कि विलेय पदार्थ का अनुभार, ठीक ना। अब मैंने क्या बताया कि जो M1 क्या है वो क्या है, विलेय का क्या है, अणुभार है, ठीक है ना। अणुभार को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, M1, ठीक है ना। हमें M1 की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ से हमें जो M1 है ये वाली वैल्यू, इसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है ना। ये M1 है, इसको जैसे हम बाहर निकालेंगे इसकी जगह पे, तो ये TF क्या करेगा, इसकी जगह घेर लेगा आगे, ठीक है ना। तो देखिए W2 के साथ में यहाँ पे M1 है, और यहाँ पे देखिए W2 के साथ में क्या आ रहा है, TF आ रहा है। मतलब क्या होगी, जैसे TF यहाँ आया, ठीक है ना, तुरंत यहाँ से M1 निकल के यहाँ चला गया TF की जगह पे, ठीक है ना। तो TF की जगह पे क्या गया, M1, जो क्या दिखा रहा है, विलेय पदार्थ का अणुभार, ठीक है ना। और यहाँ पे KF क्या दिखा रहा है, मोलल अवनमन स्थिरांक। W1 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक मिनट में रेज कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए फाइनली हमारे लिए ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो M1 है वो क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। और KF क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक। W1 क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि द्रव्यमान होता है W1 फॉर द्रव्यमान, या फिर हम बोल सकते हैं भार, ठीक है ना, मास, ठीक। फिर कह रहा है W2 क्या है यहाँ पे, ब्लैक का द्रव्यमान या फिर भार बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। और डेल्टा TF क्या है, ब्लैक के हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF ब्लैक के हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। अब देखिए 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, M2, कैपिटल M2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल M2 इक्वल टू 1000 ग्राम ब्लैक का अणुभार के रूप में लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन होती है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी विलेय पदार्थ का अणुभार निकालते हैं, किसके अंतर्गत, जब उस विलेय में हिमांक में अवनमन हो रहा हो उसके लिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे कि अतः इन सभी के मान ज्ञात होने पर, ठीक है ना, मतलब किन किन के KF W1 W2 डेल्टा TF M2 के मान ज्ञात होने पर, ठीक है ना, विलेय पदार्थ के अणुभार का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है ना। तब हम M की वैल्यू जो है यहाँ पे, इन सब के मान ज्ञात होने पर M की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितनी होगी, ठीक है ना। जैसे कि एक प्रश्न ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसके बेसिस पर हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 0.0821 ग्राम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, C7H6O2 को 20 ग्राम नेफ्थलीन, मतलब नेफ्थलीन एक क्या है, ब्लैक है, उसमें लिया जाता है, हमें घोलने पर हिमांक में अवनमन इतना प्राप्त होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, नेफ्थलीन क्या एक ब्लैक है जिसका क्या है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पॉइंट कितना है, TF कितना है इसका, 81 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपके लिए बताया था कि कोई भी हमारे पास में अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हमें उसे किस में बदलना है, केल्विन के अंतर्गत, ठीक है ना। हमें जितने भी सवाल करने हैं अणु संख्यक गुणधर्म के, ठीक है ना, उनको केवल केल्विन में ही लेके करना है, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस को किस में बदलेंगे, केल्विन के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 20 ग्राम को, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, को 20 ग्राम नेफ्थलीन, मतलब जो ब्लैक है उसके अंतर्गत 20 ग्राम में घुलने पर, ठीक है ना, हिमांक में अवनमन इतना प्राप्त होता है। अतः नेफ्थलीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब क्या हुआ,
नेफ्थलीन क्या है, विलायक, और हम विलायक का ही क्या निकालते हैं, विलायक का ही क्या निकालते हैं हम हमेशा से, मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, विलायक, ठीक है ना। और विलायक की प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रति ग्राम, प्रति ग्राम का मतलब क्या हुआ, एल एफ, और यहीं पे ग्राम की जगह पे अगर मोल हो जाता तो क्या आ जाता हमारे पास में, एच एफ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए डेल्टा एच एफ, ठीक। जहाँ पे भी ग्राम की जगह अगर प्रति ग्राम है तो एल, ठीक, और प्रति मोल है तो वहाँ पे एच, ठीक है ना। ये चीज़ का आप डिफरेंस रखेंगे दोनों के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए फिर, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अतः नेफ्थलीन का मोलर अवनमन स्थिरांक तथा इसकी प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है क्या क्या, ठीक है ना, किसके अंदर क्या घोला जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतने ग्राम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मतलब ये, ठीक है, इतनी मात्रा को 20 ग्राम नेफ्थलीन, ठीक है ना, इसके अंतर्गत में घोलने पर हिमांक में अवनमन इतना प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विलेय पदार्थ, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है ब्लैक, ठीक है ना, ब्लैक का द्रव्यमान W2 कितना दिया, 20 ग्राम, ठीक है ना। फिर कह रहा है शुद्ध विलायक नेफ्थलीन का हिमांक, ठीक है, हिमांक जो टेम्परेचर है TF, टी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 81 डिग्री सेल्सियस, 81 डिग्री सेल्सियस हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 81 प्लस 273 से ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे लिए कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 4, और 8 7 15 5 और 1 3, ठीक है। तो 354 केल्विन हमें यहाँ पे मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे कि विलयन के हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या, ये अवनमन प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये डेल्टा टी एफ, यही तो था हमारा हिमांक में अवनमन। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.232 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम क्या करेंगे, केल्विन के अंतर्गत बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इतनी वैल्यू, जो कि हिमांक में अवनमन बता रहा है, यहाँ पे घोलने पर हिमांक में अवनमन प्राप्त हो रहा है, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये बता रहा है कि हमें इतनी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इसको जैसे हम केल्विन के अंतर्गत बदलेंगे, ठीक, तो यहाँ से देखिए ये डिग्री सेल्सियस 273 ऐड किया किसके अंतर्गत, इसके साथ में, तो हम यहाँ पे हमारे लिए केल्विन में वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अब कह रहा है हमें ज्ञात क्या क्या करना है, क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है नेफ्थलीन का मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो कह रहा है मोलर अवनमन स्थिरांक KF ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे उसकी प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा, मतलब ब्लैक की प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा LF ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये दो हमें क्या करना है, ज्ञात करने हैं, ठीक। अब कैसे ज्ञात करना है, देखिए हमारे पास क्या क्या है, W1 W2 TF है और डेल्टा TF है, ठीक है ना। ये सारे मान हैं, हमारे पास क्या नहीं है, M1 नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास ये सारे मान हैं लेकिन ये M1 नहीं है, ठीक है ना। TF है, KF वो नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। हमें ये ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, LF, ठीक है ना, ये मान ज्ञात करने हैं। तो मतलब हमारे लिए एक समीकरण ये काम आने वाली है, और एक इससे पहले वाले जो कि हमने क्या निकाली थी, मोलर अवनमन स्थिरांक की समीकरण, ठीक है ना, उसका यूज करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कि यदि हम विलेय पदार्थ का अणुभार निकाले, अब ठीक है ना, M1 को डिफाइन करना है, कैसे निकालेंगे, उसने बताया कि C7H6O2, ठीक है ना। ये क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार, मतलब केमिकल फॉर्मूला है उसका, रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसकी बेसिस पर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C7H6O2 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 12 इंटू कितने पार्ट हैं इसके एटम से, मतलब 7, तो 7 से गुणा करेंगे इसके साथ में, प्लस हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं इसमें, 6, तो 1 गुणा 6, और 1 क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, कितने पार्टिकल्स लिए हुए हैं उसके 2, तो इंटू 2, ठीक है ना। ओवरऑल इन सबको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके साथ में, तो कितना होता है, देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, इसका 6 और इसका 32, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल वैल्यू 122 की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या है हमारा M1 मॉलिक्यूलर वेट, किसका, विलेय पदार्थ का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, अतः सॉरी कह रहा है यहाँ पे, अतः विलेय पदार्थ का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय पदार्थ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है M1 इजकल टू KF डॉट W1 डॉट 1000 डिवाइडेड बाय ओवरऑल का कितना होगा
W2 डॉट डेल्टा TF, ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे क्या है, KF की वैल्यू पता नहीं है कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर सब देख लिया, हमें KF कहीं भी नहीं है, हमें केवल यहाँ मिला कि उसे निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास M1 आ गया यहाँ से ये, ठीक है ना, W1 है यहाँ से ये, ठीक। एक मिनट में इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में M1 ये रहा, ठीक है ना। KF की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, मतलब हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। W1 है हमारे पास में, W2 है, TF है और 1000 है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम KF निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ का जितना ही पार्टिकल है वो किसके चला जाएगा, इसके डाउन साइड चला जाएगा, ठीक है ना। W2 डिवाइडेड बाई 1000 इसके क्रॉस के साथ में, ठीक है ना। और ये वाली जो वैल्यू है ये W1 है, ठीक है ना यहाँ पे, और ये W2 डॉट डेल्टा TF ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ में गुणा में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे लिए इक्वेशन प्राप्त हो जा रही है, ठीक है ना। अब इसके आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सीधे सीधे KF जो वैल्यू है KF की, ठीक है ना, वो यहाँ पे प्राप्त हो जा रही है, ठीक। हमने यहाँ से मान रखेंगे तो M1 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो, देखिए 122, W2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हमारे लिए, 20 ग्राम्स, ठीक है ना। तो 20 ग्राम्स हमने यहाँ रखी है, ठीक। फिर अगर आए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी प्राप्त है हमारे लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा TF उसने कितना बताया था, यहाँ पे इतना हिमांक में अवनमन, ठीक है। अब एक चीज बात ये देखिए कि हमने इसको सेल्सियस में लिया है ये, ठीक है ना। यहाँ पे चलता है कि यदि हमारे पास में डेल्टा TF है या डेल्टा TB है, ठीक है ना, इसकी केल्विन पैमाने पर और सेल्सियस पैमाने पर वैल्यू एक रहती है, एक समान रहती है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम TB, ठीक है ना, और TF इनकी वैल्यू जो रहती है वो केल्विन पैमाने पर एक समान नहीं रहती है। इस कारण से हम इनको किस में ले लेते हैं, केल्विन के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इनकी जो सेल्सियस है उस पैमाने पर और केल्विन पैमाने पर वैल्यू समान नहीं रहती है। जबकि जो डेल्टा TF और डेल्टा TB है इनकी वैल्यू केल्विन पैमाना हो या फिर सेल्सियस पैमाना हो, इन दोनों पर समान रहती है, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोटिस रखेंगे, ठीक है ना, नोट करके रखेंगे अच्छे से, भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा TF है ये, ठीक है, तो इसको हमने केवल किस में लिया, सेल्सियस पैमाने पर ही लिया, हमने केल्विन के साथ में बदला था। लेकिन यदि हम ये भी मान रखें तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, एकदम करेक्ट आएगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया, इसको सेल्सियस में लिया, क्यों, क्योंकि डेल्टा TF है, ठीक है ना। और जो कि हमने पढ़ा है कि जो डेल्टा TF हो गया, डेल्टा TB हो गया, ठीक है ना, इनकी चाहे केल्विन की वैल्यू हो या फिर सेल्सियस की वैल्यू हो, दोनों के मान एक से रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके जो TB है, ओनली TB ओनली TF है, इनकी वैल्यू इन दोनों पे समान नहीं रहती हैं, ठीक है ना। किसी एक ही चीज़ को लेके चलना पड़ता है हमें, वो क्या है, केल्विन, ठीक है ना। केल्विन के ऊपर ही हम इनकी वैल्यू डिफाइन करके लेके चलते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे फिर, तो यहाँ पे क्या है 0.232, ठीक है ना, ये हिमांक में अवनमन हमें प्राप्त हुआ, ठीक। अब डिवाइडेड बाय में देखिए कितना चला है, W2 हमारे पास में यहाँ से कितना है, ये 1, W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू 0.0821 ग्राम्स, ठीक है ना, इतना रहा। और 1000 यहाँ पे इसको हमने हल किया तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करी, ठीक है ना, तो ये हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। तो 4.64 ऐसे हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, और नीचे कितना है 82.1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद 1 पॉइंट है, मतलब क्या है यहाँ पे एक, और ऊपर कितने के बाद 2 के, ठीक है। तो हम कितने ऊपर है, ऊपर 2 है, ठीक है ना। हमें ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में बराबर करना होता है, मतलब कहने का कि यहाँ पे 4.64 है, ठीक है ना, और नीचे क्या है 82.1, ठीक है ना। इस संख्या के नीचे कोई संख्या है यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे। अब ये दो संख्याओं के बराबर हो गया नीचे, अब यहाँ से दशमलव हट सकता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव हटाने के लिए ऊपर जितनी संख्या है उतनी नीचे संख्या भी होनी चाहिए दशमलव के राइट साइड में, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में, ठीक। तो जैसे यहाँ पे संख्याएं बराबर होती हैं, ठीक है ना, हमारे पास में यहाँ पे 4.64 था और यहाँ पे 82.1 था। जैसे हमने यहाँ पे जीरो लिखा वैसे हमारे यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो वैल्यू क्या जाएगी 6.464, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ना 2810, ठीक है ना। और इसकी क्रॉस में क्या चल रहा था 122, ठीक है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे लिए लास्ट में क्या जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए 122 464 डिवाइड वन में 8210, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि
जैसे हमने इसको आगे हल किया, हमारे पास में इसको हमने और आगे हल किया, ठीक है ना, तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है, इसकी जैसे हमने मल्टीप्लाई इस साथ में करी, ठीक है ना, हमारे लिए कितना प्राप्त हुआ 56,608 डिवाइडेड बाय 8210। ठीक है ना, ये वैल्यू प्राप्त हुई। इसको जैसे हमने और हल किया तो हमारे लिए लास्ट वैल्यू प्राप्त हुई है के एफ की कितनी 6.895। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक की वैल्यू है। ठीक है ना, अब कह रहा है अतः मूलल अवनमन स्थिरांक का मान के एफ इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है 6.895 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना, अब देखिए इसकी यूनिट हम कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए के एफ, इसकी तो यूनिट निकालनी है हमें। टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, केल्विन में, तो कैपिटल के। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए किलोग्राम को इसमें हमने इसमें नापा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा नीचे की साइड में इसके केजी। ठीक है ना, और ये तो ऊपर का मान है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे कितना था W2 था, यहाँ पे हम यहाँ से देखेंगे कि जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पे लेंगे तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार से हो जाती है मोल। ठीक है ना, इसकी यूनिट यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी यहाँ पे इतनी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाता है मोल आ जाता है। मोल किसके लिए आ जाता है, क्योंकि वो ब्लैक के कितनी मात्रा ली जा रही है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, यहाँ से चलिए अगले लेक्चर में समझेंगे हम कि यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, और अगर अब अभी लेक्चर खत्म हो जाने के बाद फिर से इसको देख लेंगे। ठीक, फिलहाल में हम यहाँ पे थे जो अपने टॉपिक पे उसको देखिए। ठीक है, तो हमें जो के एफ की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, इतनी प्राप्त होती है। ठीक है ना, के एफ की जो इकाई यूनिट है वो क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना, इतनी मात्रा में इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक, फिर कह रहा है अतः मूलल अवनमन स्थिरांक समीकरण से। ठीक है, जो मूलल अवनमन स्थिरांक की समीकरण है वो क्या है, यहाँ पे कह रहा है के एफ इजकल टू, ठीक है ना, के एफ इजकल टू कितना आर टी स्क्वायर एफ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल एफ। एल एफ क्या है, प्रति ग्राम, ठीक है ना, गलन की ऊष्मा है प्रति ग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे प्रति मोल होता तो क्या हो जाता, डेल्टा एच एफ हो जाता, किस में होता, प्रति मोल में। ठीक है ना, लेकिन जबकि क्या है, प्रति ग्राम है, प्रति ग्राम है, तो प्रति ग्राम में हम क्या लगाते हैं, एल। ठीक है ना, जहाँ पे भी ग्राम आ जाता है प्रति ग्राम उसमें एल वी होगा या फिर एल एफ होगा। ठीक है ना, एल वी किस में लगाते हैं, क्वथनांक में। ठीक है ना, एल एफ किस में लगाते हैं, हिमांक में। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है अतः मूलल अवनमन स्थिरांक समीकरण से। ठीक है, तो जो हमने समीकरण डिफाइन करती है सबसे पहले उसमें, ठीक है ना, वही समीकरण हमने यहाँ ली है। ठीक, क्या है आर डॉट टी स्क्वायर एफ इंटू ये इसके डिवाइडेशन में कितना है 1000 इंटू एल एफ। ठीक, अब देखिए आर का मैंने आपके लिए बताया था, आर का मान कितना होता है 1.987 इंटू, ठीक है ना, टी एफ का स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास में केल्विन में चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि जो डेल्टा टी एफ हुआ, ठीक है ना, डेल्टा टी भी हुआ, इनके केल्विन पैमाने हो या फिर सेल्सियस पैमाने हो, वैल्यू इनकी क्या रहती है, बराबर रहती है। बट क्या होता है, अगर यदि यहाँ से हमारे पास में ये डेल्टा हट जाए यहाँ से, ठीक है ना, तो इनकी जो वैल्यू होगी केल्विन पैमाने पर सेल्सियस पैमाने पर बराबर नहीं रहती है। ठीक है ना, इस कारण से हम क्या होता है, जो सेल्सियस होता है उसको केल्विन में ले जाके कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए, ठीक है ना, जो हमारे लिए टेम्परेचर प्राप्त हुआ था कहाँ पे, यहाँ पे 81 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ था, किसका, शुद्ध ब्लैक नेफ्थलीन का हिमांक। ठीक है ना, उसमें हमने जैसे 273 ऐड किया तो हमारे लिए कितना प्राप्त हुआ 354 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है टी स्क्वायर एफ। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं टी एफ स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी वैल्यू यहाँ अपने यहाँ पे रखी, ठीक है, केल्विन में बदल के इसका मान। ठीक है ना, फिर यहाँ से जैसे हमने इसको आगे हल किया तो हमारे लिए कितनी किसके बराबर हो रही है, एल एफ के। ठीक है, एल एफ के कैसे बराबर हुआ, क्योंकि हमने एल एफ को यहाँ भेज दिया और के एफ कहाँ गया, इसी के पास आ गया। ठीक है ना, जो के एफ वो कहाँ गया, इसके पास आ गया और एल एफ इसकी जगह पे चला गया। ठीक है ना, तो हमारे लिए कुछ यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब देखिए हमने के एफ की वैल्यू डिफाइन कर रखी है कितनी, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्या है, के एफ की। ठीक है ना, हम जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे एक मिनट, अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इतनी 1.987 इसको हम स्क्वायर का मतलब 2 बार में लिख सकते हैं, इतना इतना। ठीक, 1000 यहाँ पे आ गया 6 पॉइंट, यहाँ पे 6.895 लिख लीजिएगा आप। ठीक है ना, इतना लिखेंगे हम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कितना है 1 2 3 3 के बाद, ठीक है ना, इसमें जीरो कितने हैं 1 2 3।
ठीक है। 30 मतलब क्या हुआ, हम जैसे इसके साथ में गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा जो 0 है वो 3 टाइम कितना चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो राइट साइड में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए एक इकाई जो यूनिट होती है, मतलब एक मात्रा में जो वैल्यू प्राप्त होगी ओनली फॉर 6895, जो क्या होगी, प्योर वैल्यू होगी, बिना दशमलव वाले, ठीक है ना। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें आप पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा 6.895 इंटू 1000, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसकी वैल्यू को आगे हल किया, ठीक है ना, इनकी मल्टीप्लाई आपस में की, फिर इसके साथ की, तो हमारे लिए कितना प्राप्त हुआ वैल्यू यहाँ पे 24,902, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ओवरऑल ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है ना। 0.892 डिवाइडेड बाय 6895, ठीक है ना, ये वैल्यू प्राप्त हुई। हमने इसको आगे हल किया, ठीक है ना, तो हमें LF की जो लास्ट वैल्यू प्राप्त हो रही है कितनी हो रही है 36.113 कैलोरी ग्राम इनवर्स, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी यूनिट है। इस यूनिट में हम क्या करते हैं, इसको मापते हैं, इसको प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा को, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अतः ब्लैक की प्रति ग्राम गलन की जो ऊष्मा है कितनी है, LF इक्वल टू 36.113 कैलोरी ग्राम इनवर्स, ठीक है ना। जो ऊपर की ओर लगा होता है जो M इनवर्स ग्राम इनवर्स है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे मान है ये लिया हुआ, ये डाउन साइड से आया हुआ है, कहाँ से, नीचे की तरफ से, ठीक है ना। चलिए फिर इतना ही था हमारे लिए डिफाइन करने के लिए कि हम पेपर में अगर आ जाता है LF कैसे डिफाइन करना है उसके लिए, ठीक है ना। KF कैसे डिफाइन करना है उसके लिए, ठीक। MN कैसे डिफाइन करना है उसके लिए, ठीक है। यहाँ से हमने ये चीज़ नहीं सीखी है, ठीक है ना। और एक चीज़ ये यहाँ पे ब्लैक को हम किस प्रकार से लेते हैं, ठीक। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, ठीक है ना, विलेय पदार्थ का अणुभार निकालने के लिए, ठीक है ना। आई होप आपके लिए समझ में आया हो। तो प्लीज़ यहाँ से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में मैसेज भी कीजिएगा आप, ठीक है ना कुछ। और अगला लेक्चर रहेगा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, परासरण तथा परासरण दाब से आप क्या समझते हैं संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स में ये पेपर में आता है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवीजन कीजिए और पढ़िए, ठीक है ना।